जय हिंद एवरीवन। आज हम इस क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट। जो भी आपके ग्रामर के टॉप मोस्ट कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे क्लास वाइज। जैसे इस क्लास में आपको फर्स्ट से लेकर फिफ्थ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाएंगे। ये बहुत छोटी वीडियोस रहेंगी बट कंसाइज रहने वाली है आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। और इस तरीके की 10 से 15 क्लासेस आएंगी जहां हम टॉप 50 to 100 कॉन्सेप्ट ग्रामर के करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट रहेंगे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय सचिन तोमर पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इसके नोट्स बना सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली जितनी भी कॉन्सेप्ट की क्लास है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और याद रखना बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, विद एक्सपीरियंस मैं आपको इनको बता रहा हूँ। और बहुत जल्दी जल्दी मैं इन चीजों को समझाऊंगा ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और आप अपने एग्जाम में भी अप्लाई कर सकें। और हर कॉन्सेप्ट का विद एग्जाम्पल डिटेल एक्सप्लेनेशन होने वाली है। ठीक बच्चों, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और आपको नोट्स जरूर बनाने हैं। यदि हमारे आप अदर कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं और मॉक टेस्ट भी, जैसे एयरफोर्स हो या फिर नेवी हो, किसी भी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर मॉक टेस्ट अवेलेबल है सॉल्यूशन। और यदि पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, वहां मिल जाएगी आपको। और अदर थिंग्स भी आपके लिए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा फायदे में होने वाली है। तो चलिए बच्चों, तो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन। मैं वही ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आने वाला हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कारगर साबित होंगे आपके एग्जाम में। तो फर्स्ट है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। तो पहले एक बात समझ ले कि पजेसिव प्रोनाउन किन्हें कहते हैं। प्रोनाउन उन्हें कहते हैं जो नाउन की जगह ले सके, ठीक है, यानी कि जो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट बन सकते हो उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं, या फिर हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। और पजेसिव का मतलब होता है उसका पजेशन रखने वाला। और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब होता है कि नाउन या फिर प्रोनाउन, या ये कह लीजिए कि सब्जेक्ट की क्वालिटी बताने वाला, सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने वाला जो वर्ड कहलाता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। और पजेसिव एडजेक्टिव तो पजेशन दिखाने वाला एडजेक्टिव। तो ये हमारे मीनिंग होते हैं। याद रखना, एडजेक्टिव कभी भी ना तो सब्जेक्ट बन सकता है और ना ही ऑब्जेक्ट बन सकता है। ये तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की क्वालिटी बताने के लिए यूज किया जाता है। इतनी बात है समझ में। बट इनका डिफरेंस देखिए, माई माई जो होगा वो होगा एडजेक्टिव, और इसका प्रोनाउन देखेंगे तो पजेसिव प्रोनाउन माइन होगा। तो माइन को हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, बट माई को हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। माई के बाद हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए तो, या फिर सब्जेक्ट चाहिए, जैसे माई हाउस, माई पेन, माई पेंट्स, माई कार। तो ये सब इसके लिए एक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। उसके बाद देखिए अवर। अवर हमारा पजेसिव एडजेक्टिव होता है और पजेसिव प्रोनाउन होगा हमारा अवर्स। योर पजेसिव एडजेक्टिव है, योर्स हो जाएगा हमारा पजेसिव प्रोनाउन। हिज और हिज दोनों में सेम रहता है, पजेसिव एडजेक्टिव भी और पजेसिव प्रोनाउन भी। हर और हर्स। इट्स, इट्स का कोई भी पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, पजेसिव एडजेक्टिव होता है सिर्फ इसका। और देयर का क्या हो जाएगा, देयर्स। तो देयर एक पजेसिव एडजेक्टिव है और देयर्स पजेसिव प्रोनाउन है। इतनी बात आई समझे, इन्हें याद कर लेना, नोट कर लेना। अब मैं इसके बेस पर आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। जैसे आप खुद एग्जांपल से समझते रहना और अपनी क्लियरिटी करते रहना जितना भी हो, और कोई अगर डाउट आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दिस इज माई हाउस। अब देखिए माई जो है, क्या ये पजेसिव प्रोनाउन है? नहीं, ये पजेसिव प्रोनाउन नहीं है, ये है पजेसिव एडजेक्टिव। क्योंकि इसके बाद क्या आ रहा, हाउस। तो हाउस की क्वालिटी कौन बता रहा, माई, कि हाउस किसका है, मेरा है। तो दिस इज माई हाउस। और इसी को सेम सेंटेंस को हम लिख सकते हैं, दिस हाउस इज माइन। अब माइन के बाद हाउस नहीं लगा सकते हम, क्योंकि माइन ने खुद डिफाइन कर दिया कि मेरा, ठीक है। तो इसे कहेंगे हम पजेसिव प्रोनाउन। बात आई समझ में। अब देखिए, आई एम टीचिंग इन माइन क्लास। तो माइन क्लास तो नहीं होगा, क्योंकि यदि क्लास आ रहा है तो इसके लिए तो एडजेक्टिव चाहिए, पजेसिव एडजेक्टिव। तो माइन गलत होगा, सही क्या होगा, माई क्लास। ठीक है बच्चों, आई एम टीचिंग इन माई क्लास। नेक्स्ट है हमारा यू कैन टॉक
यू कैन टेक माई केयर। अब दो तरीके से कह सकते हैं, माइन केयर, तो माइन केयर तो नहीं होगा, यू कैन टेक माई केयर या फिर योर केयर। योर्स, तो योर्स भी नहीं होगा, क्या आएगा, योर केयर। योर केयर, तो या तो हम योर केयर लगा सकते हैं या फिर माई केयर लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये एग्जाम्पल है आपके लिए एडिशनल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है। You cannot buy this house because its cost is way out of your budget। अब यहाँ देखिए, वे आउट का मतलब होता है कि आपके औकात से बाहर होना, आपके रीच से बाहर होना। अब दो चीजें लिख रहा हूं मैं, एक तो होता है इट्स और एक होता है इट्स। ये इसे बोलते हैं हम इट इज, इट इज। और ये होता है इट्स, क्या मतलब, पजेशन, पजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर इट्स कोस्ट आ रही है, तो इट इज कोस्ट नहीं आएगा, क्या आएगा, इट्स कोस्ट। तो यहाँ पर हमारी एरर थी, बात आई समझ में। चलिए अब हम कुछ स्पेशल क्वेश्चन देख लेते हैं जिस स्पेशल क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। यू एंड रिया, अब आपने यहाँ तो रूल फॉलो किया होगा, कौन सा, 2 3 1, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ से सेकंड और थर्ड पर्सन आ गए। शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर। अब हिज टाइम आ गया, तो हिज टाइम किसके लिए है, क्या यू है या रिया के लिए, नहीं, यहाँ पर ये दोनों एक कंप्लीट सब्जेक्ट बना रहे हैं जो प्लूरल है, जिसकी वजह से यहाँ पर देयर टाइम आएगा, क्या, देयर टाइम आएगा। और यहाँ पर हम देयर्स भी नहीं लगा सकते क्योंकि देयर्स के बाद टाइम नहीं आएगा, देयर टाइम सही होगा। नेक्स्ट, यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन मेक हर हैप्पी। अब बताइए कि माई बेस्ट है या फिर, देखो जब भी आई आएगा ना सब्जेक्ट के साथ, मतलब सब्जेक्ट में, तो हम अवर बेस्ट लिखाएंगे, क्या जी, अवर बेस्ट। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी और अच्छे तरीके से ध्यान से नोट करते रहना, ये बहुत ज्यादा काम आने वाली चीजें हैं आपके। he and I will complete our assignment। अब he and I आ गया, our assignment, तो our assignment नहीं होगा, our assignment नहीं होगा, क्या होगा, our assignment। ठीक है, तो यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव का यूज होगा। नेक्स्ट, आई होप आपको कॉन्सेप्ट 1 क्लियर हुआ होगा। अब हम कॉन्सेप्ट 2 की तरफ चलते हैं। यदि बच्चों आप एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं जिसका एग्जाम बहुत नजदीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इंग्लिश में हमारा टारगेट है आपको 18+ रीच कराना, मार्क्स को गेन कराना। नेक्स्ट हमारा हाउ टू यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताने के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किस तरीके से कर सकते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होती है, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ और इट सेल्फ। और एक और होता है योर सेल्फ, योर सेल्फ। याद रखना, जब हम प्लूरल बनाते हैं तो LVES करते हैं और जब हमारा सिंगुलर होता है तो SELF होता है, सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, ये किसके लिए यूज होता है। देखिए ये जो यूज होगा ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज होगा, जब सब्जेक्ट का वर्क सब्जेक्ट पर ही हो रहा हो तब हम इस केस को यूज करेंगे, तो उसमें ट्रांजिटिव वर्ब की जरूरत होती है। तो देखो ट्रांजिटिव वर्ब उन्हें कहते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, ऐसी वर्ब्स जिन्हें ऑब्जेक्ट की नीड होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। और वही हम देख लें ट्रांजिटिव वर्ब, वो वर्ब जिन्हें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं हो, ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो, वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। जैसे कि मैं कहने लगूं आई एम डूइंग वॉकिंग, आई एम गो टू स्कूल, तो वो के लिए तो वेयर आ रहा है, वेयर, तो यानी कि एक ट्रांजिटिव वर्ब है जहां पर हमें एक ऑब्जेक्ट बताना होगा। बट वही हम कहने लगे वॉकिंग, तो वॉक करना कोई ऑब्जेक्ट नहीं देगा, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, सिर्फ वॉक आ सकता है, तो इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है, तो हमें अब देखिए ये तब है जब सब्जेक्ट का वर्क, सब्जेक्ट का वर्क सब्जेक्ट पर ही हो रहा हो, सब्जेक्ट पर ही हो, तब हम इस केस में इन प्रोनाउन का इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कि एब्सेंट, प्रेजेंट, हर्ट, रिजाइन, इंट्रोड्यूस, एंजॉय, प्राइड। यदि इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें मजबूरी में ऑब्जेक्ट बनाना होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम एग्जांपल से समझते हैं चीजों को। क्या था, he introduced to the class as the teacher, as the class teacher of the
क्लास। अब ये बताइए, ये इंट्रोड्यूस जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब की वजह से इसे ऑब्जेक्ट चाहिए, बट ये तो टू आ गया मतलब प्रीपोजिशन, और टू के बाद द क्लास इसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन इंट्रोड्यूस का ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसलिए हमें पजेसिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, हिमसेल्फ ही सही होगा यहाँ पर। अब बताइए समझ में, यदि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है तो हम हिमसेल्फ का यूज नहीं करेंगे, यदि ऑब्जेक्ट बनाना हो तो हमें हिमसेल्फ लाना होगा, या फिर उसका पजेसिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाना होगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, द कैप्टन एंड टीम मेंबर्स एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग। अब देखिए, जब दो सब्जेक्ट मिल चुके हैं तो वहां पर सिंगुलर सेल्फ क्यों आएगा, क्योंकि दो मिल चुके हैं, द कैप्टन और टीम मेंबर्स, तो वो हो गए प्लूरल, तो यहाँ पर आएगा देम सेल्फ, देम सेल्फ। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो सब्जेक्ट को डिवाइड कर दे या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दे, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल पढ़ सकते हैं, ईच, आइदर, ईच, आइदर, नाइदर। यदि इसके बाद ऑफ आता है, मतलब स्ट्रक्चर बता रहे हैं, उसके बाद फिर नाउन होगा, और नाउन भी कैसा होगा, प्लूरल, क्योंकि जो हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं तो सिंगुलर को तो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा प्लूरल में से, और उसके बाद वर्ब जो होगी वो होगी सिंगुलर। तो इसे जरा याद रखना बच्चों, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और जो भी प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव आएगा वो भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा वर्ब के अकॉर्डिंग। इतनी बात आई कि चाहे वो वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, सिंगुलर ही यूज होगी हमारी। तो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि ईच ऑफ द बॉयज। अब देखिए, ईच मतलब बॉयज में से सभी, तो ईच ऑफ द बॉयज ये क्या है, ये है प्रीपोजिशन। और आपको पता होगा कि इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट मांगती है, तो ऑफ द बॉयज इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क। अब देखिए, ईच ऑफ द बॉयज, तो ईच के अकॉर्डिंग हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज आएगा, और हैज के अकॉर्डिंग देयर होमवर्क नहीं, हिज होमवर्क, हिज होमवर्क, क्योंकि यहाँ पर बॉयज। सही है बच्चों, चलिए ईच ऑफ दीज स्टूडेंट, अब दीज स्टूडेंट बिल्कुल सही था, अब हैव आएगा या हैज, यस बता सकते हैं कि ईच की वजह से हमारा हैज सही है, हैव गलत है। वर्कड वेरी हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट हमारा नाइदर ऑफ द टू ब्रदर। नाइदर ऑफ का मतलब होता है बच्चों दोनों में से कोई नहीं, तो सिंगुलर की बात करता है ये, तो नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स बिल्कुल सही है, बट यहाँ पर वर्ड नहीं आएगा, यहाँ आएगा वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट। अब फोर्थ कॉन्सेप्ट किसके रिलेटेड है, रिलेटेड टू डेथ ऑफ, मतलब दैट ऑफ। अब दैट ऑफ कहाँ यूज होता है, आपने कंपैरेटिव डिग्री में एक बार दैट ऑफ के कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा होगा, यदि आपने चाहे ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन कहीं से भी इंग्लिश का सिलेबस खत्म किया हो। अब इसमें क्या होता है, देखिए जब हम डायरेक्ट सब्जेक्ट की कंपैरिजन सब्जेक्ट से कर देते हैं तो ठीक है, बट यदि हम सब्जेक्ट की किसी क्वालिटी से कर रहे हो, ठीक है, सब्जेक्ट की किसी क्वालिटी से कर रहे हो, तो हमें दूसरे सब्जेक्ट की भी क्वालिटी से उसकी कंपैरिजन करनी होती है, जिसकी वजह से हम दैट ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जांपल से अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है। जैसे द एयर ऑफ दिल्ली, यहाँ पर जो सब्जेक्ट था वो है दिल्ली, बट वो है ऑफ, मतलब ऑफ ऑफ प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना, क्या ऑब्जेक्ट बना दिल्ली। इज मोर, बट व्हाट द एयर, ठीक है, मोर पोल्यूटेड देन मुंबई। अब मुंबई से कंपैरिजन दिल्ली की थोड़ी हो रही है, मतलब दिल्ली की एयर की कंपैरिजन मुंबई की एयर से होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखते हैं दैट ऑफ दिल्ली, तो दैट ऑफ मुंबई, और दैट ऑफ मुंबई का मतलब हो गया द एयर ऑफ मुंबई, मुंबई। अब बात आगे समझ में, तो हम रिपीट नहीं करते एयर ऑफ एयर को, द एयर को, बस उसकी जगह पर हम कह देते हैं दैट ऑफ। यही हम नेक्स्ट देख सकते हैं, देखिए द मैक्सिमम स्पीड ऑफ माई कार इज वे मोर देन योर्स।
अब योर्स, व्हाट योर्स, बट योर्स हाउस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर बात की गई है स्पीड से, तो इसलिए हम लिखेंगे दैट ऑफ योर्स, दैट ऑफ योर्स, ठीक है, योर्स, दैट ऑफ योर्स। क्लियर है? अब बात आगे समझ में कि हम दैट ऑफ का यूज कहाँ करते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम लास्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं आज की क्लास को, वो है कॉन्सेप्ट नंबर 5, यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब आपने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा हु एंड हुम कॉन्सेप्ट, तो मैं बता दूं आपको कि हु जो होता है वो होता है सब्जेक्ट, और हुम यूज होता है एज ए ऑब्जेक्ट। ये ह्यूमन बींग्स के लिए यूज होता है। यदि हम सब्जेक्टिव केस यूज करना चाहते हैं तो हु, और ऑब्जेक्टिव केस यूज करना चाहते हैं तो हुम। विच यूज होता है थिंग्स के लिए या फिर एनिमल्स के लिए, या ये कह लीजिए नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम विच का यूज करते हैं, ठीक है। और दैट का यूज कहाँ होता है? दैट का यूज होता है एम्फेसाइज ऑन ह्यूमन बींग्स और थिंग्स, मतलब किसी भी ह्यूमन बींग्स या फिर थिंग्स को एम्फेसाइज करने के लिए हम दैट का यूज करते हैं। और वाट का यूज होता है एज ए नाउन क्लोज। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हु एंड होम, फिर विच, और फिर उसके बाद दैट। और दैट से याद रखना, दैट के बाद एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी जाएगी आपको। बात आई समझ में? तो चलिए बच्चों, यदि आपको इस क्लास के नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ अवेलेबल होगी। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासेस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और यदि आप मेरे एयरफोर्स के एक्स या वाई की तैयारी कर रहे हैं और हमारे पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम से ऐड होना चाहते हैं, तो आप सिर्फ दिए हुए नंबर पर आप मैसेज कर देना, जहां से आपको अलग अदर किसी भी देखो ये है नंबर, अगर किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ, उसके नोट्स या मटेरियल मिलेगा और परफेक्ट गाइडेंस मिलेगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट उस पर। हमारा एग्जाम्पल है, हमने पढ़ लिया कि हु, विच, दैट। एग्जाम्पल से समझते हैं। द गर्ल हु यू हैड स्लेप्ट इन द क्लास कंप्लेंड टू द प्रिंसिपल। अब एक चीज देखिए, जब भी हो हु और हुम का कॉन्सेप्ट आएगा तो हम सब्जेक्ट और वर्ब गिनेंगे। यदि सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर बन रहे हैं तो हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, और यदि सब्जेक्ट की नीड है तो सब्जेक्ट का। तो देखिए द गर्ल के साथ वर्ब ये आ गई, और यहाँ पर यू हैड ये वाली वर्ब इसके साथ आ गई। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट आ रहा है ये गलत है, हमें ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा होम। तो द गर्ल whom you had slept in the class complained to the principal सही होगा हमारा। बात आई समझ में? तो हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के पेयर बनाने होंगे, जहां से आप आसानी से समझ सकते हैं कि इसे सब्जेक्ट चाहिए और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहन whom just started last week is already doing good at his न्यू जॉब। अब देखिए सोहन आ गया सब्जेक्ट, अब इसकी ऑब्जेक्ट, इसकी वर्ब ये रही, बट यहाँ पर जो वर्ब आ रही है उसका सब्जेक्ट कहाँ है? ये तो ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसे काट कर क्या लिखेंगे हम? हु। बात आई समझ में? तो यहाँ पर हु की जगह हुम आएगा, यहाँ हुम की जगह हु आएगा। तो आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी हो बच्चों। ये क्वेश्चंस आपके लिए है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या होगा, और मैं देखना चाहता हूँ कि आपने क्लास अच्छे तरीके से ली है या फिर नहीं ली। और आगे आने वाली क्लासेस के लिए भी बेल आइकन दबा लें, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है सब आपको मिलते रहे। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको नोट चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।